और बाद में जब हम लोगों ने खबर दिखाई, उसके अगले दिन भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने इस आशय का एक बाकायदा चिट्ठी जारी पत्र भी जारी कर दिया, जिसमें हमारी जो घटनाक्रम थे उनको डिटो किया। तो ये क्यों नहीं कहा जाता है कि वैज्ञानिक फेल, सर्वे फेल, मैपिंग फेल, वैज्ञानिकों का अनुमान फेल, सारी बंदूकें शोभन सरकार की तरफ तानने से क्या लाभ है? ये भी तो कोई बताए। जी दीक्षित जी, क्या ऐसा इसलिए हो रहा है कि उन्होंने इनिशिएट किया था इस भावना को अपने तप बल के दम पर? देखिए, इस देश में किसी भी मुद्दे को, किसी भी विषय को इनिशिएट करना, ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। और उसकी जांच की जाए। प्रारंभिक जांच की दृष्टि से जीएसआई ने एक रिपोर्ट तैयार की, जैसा अभी अमिताभ जी बता चुके हैं। सोना मिलना ना मिलना यही एक बिंदु नहीं होना चाहिए मेरे दृष्टिकोण में। एएसआई भारत की बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है और 1904 से काम कर रही। तब यहां पर हमारी अपनी लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, अंग्रेजी राज था। और उस समय से लेकर अब तक एएसआई ने भारतीय संस्कृति, भारतीय पुरातत्व, प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े तमाम मामले, ये सब एएसआई ने ही खोजे हैं। जिस सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के तमाम तरह का इतिहास इस देश के विद्वान अपने अपने ढंग से व्याख्यायित करते हैं, उस सिंधु घाटी की सभ्यता का मामला भी एएसआई ने ही खोजा था। ठीक है। इसमें अतुल जी, आपकी अनुमति से एक बात जोड़ना चाहेंगे। जी जी। कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई का मामला भी सीधे सीधे नहीं आया था, जैसे इस मामले में संत शोभन सरकार जी का प्रस्ताव है, उनका इनिशिएशन है। वैसे ही वहां पर जब सिंधु घाटी की सभ्यता आई थी प्रकाश में, तो पहले रेलवे के लिए काम हो रहा था वहां पर, और फिर बाद में लगा कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। और एएसआई ने काम किया, तमाम नए तथ्य प्रकाश में आए। और एएसआई के उस अध्ययन में जॉन मार्शल नाम के एक व्यक्ति विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा था कि इस देश में जो भारतीय परंपरा और संस्कृति सभ्यता का विकास है, वह विकास सिंधु, सरस्वती, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, इनकी घाटियों में हुआ है। मेरा सौभाग्य है व्यक्तिगत रूप से कि मैं वहीं का रहने वाला हूं जहां पर ये सब जनचर्चा हो रही, उन्नाव जनपद का, वहीं का पड़ोसी गांव का रहने वाला हूं। वहां आना जाना बचपन से हो रहा है। वो गंगा का तटीय इलाका है। और जब एएसआई जैसी प्रतिष्ठित संस्था काम कर रही वहां पर, तो हम क्यों सोने के बारे में ही आशा लगाएं? तमाम पुरातात्विक साक्ष्य, तमाम सांस्कृतिक साक्ष्य, तमाम सभ्यता की चीजें उससे मिलेंगी, और ऐसी संभावना से अभी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो क्या ये बात जो आपका वक्तव्य है, ये वक्तव्य नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के ऊपर भी लागू होता है? अब उस विषय पर तो स्पष्टीकरण आ चुका है, और आपने भी बताया भी कि वो मामला समाप्त हो गया है। नहीं, वो ठीक है। मैं आपसे केवल इसलिए पूछ रहा था कि मैं आपको एक राजनेता से ज्यादा एक पत्रकार के तौर पे बेहतर जानता हूं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मुझे लगा कि शायद मेरा मार्गदर्शन जैसे आप अपनी पुस्तकों से करते थे, वैसे आज इस मंच से भी करेंगे। नहीं, ये मामला सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। चूंकि एएसआई है, जीएसआई की पहले रिपोर्ट आ चुकी है, तो एएसआई जहां भी काम करती है वहां पर इतिहास और पुरातत्व की तमाम सारी बातें मुझे समझ में आ गई। उन्नाव में भी मिलने वाली है, ऐसा हम लोग बड़े आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों चीजें मुझे समझ में आ गई, क्योंकि मैं भूगर्भ विज्ञान का ही छात्र रहा हूं। बीएससी ऑनर्स अप्लाइड जियोलॉजी मैंने नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, तो मुझे ये पता है, इन दोनों में अंतर पता है। और मैं उन विधियों को भी जानता हूं जिससे रिमोट सेंसिंग और जीपीआरएस और तमाम दूसरी तकनीकों से जमीन के भीतर क्या है वो टेस्ट किया जाता है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, एक लाइन में सवाल, कि क्या जो आप मेरा ज्ञान बढ़ा रहे हैं, क्या वो तथ्य और वो संदर्भ है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के ऊपर भी लागू होने चाहिए? नहीं, हम आपका ज्ञान नहीं बढ़ा रहे। आप शिक्षित हैं, विद्वान पत्रकार हैं। हमको इस महल में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की सही बात नहीं बोलेंगे। ओम प्रकाश जी, दीक्षित जी अनुकूल सत्य बोल रहे हैं क्या? दीक्षित जी जानते हैं, दीक्षित जी अब मोह माया में फंसे हैं।
चाह रहे हैं कि हम मोदी का विरोध करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, लेकिन सत्य तो सत्य है ना। दीक्षित जी सही को सही बोल दिए, ये अच्छी बात है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में सही को सही नहीं बोलते, पुराने सोशलिस्ट भी है ना। दीक्षित जी समाजवादी भी रहे, इसलिए सही सही बोल देते जी। AK सिन्हा साहब मौजूद हैं। सिन्हा साहब, ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं आप ASI के, आपके हिसाब से क्या है ये? देखिए, जहां तक अभी दीक्षित साहब ने बहुत विस्तार में उस स्थल की या उस पूरे क्षेत्र के पुरातात्विक संपदा के बारे में थोड़ा प्रकाश डाला, और ये तो 1862 में ही ये साइट जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने विजिट किया था, और ये उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो है इम्पोर्टेंट साइट है, और इसको ऑलरेडी वेन सांग ने जब उस क्षेत्र का दौरा किया था तो उन्होंने भी ये क्षेत्र जो है देखा था, और उन्होंने वहां से मोनास्ट्रीज का भी जिक्र किया था कि उन्होंने खुद मोनास्ट्रीज देखी थी। तो ये साइट तो आर्कियोलॉजिकली पोटेंशियल तो है ही, और इसमें अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर वहां काम कर रहा है तो जैसा दीक्षित साहब ने और नकवी साहब ने कहा कि निश्चित तौर पे यहां से कुछ पुरातात्विक संपदा बहुत अच्छे से हर लेयर्स की कल्चरल सीक्वेंस जो उस पूरे क्षेत्र का है वो अर्ली NBP से लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा है सिन्हा साहब, वो कल्चरल सीक्वेंसेस का है ही नहीं, या नेचुरल फॉर्मेशंस का है ही नहीं। यहाँ पुरातत्व महत्व की क्या चीजें मिलेंगी वो आपका सरदर्द है। वो आम जनमानस को उससे उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जितना सोने की चमक देखने का इंटरेस्ट है। आप समझ रहे हैं इस चीज को ना? बिल्कुल समझ रहे हैं। और इसीलिए ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, इसीलिए ये लगातार इतना हाइप हो रहा है कि विदेश के भी मैंने देखा कि साहब द डेली मेल के जो रिपोर्टर्स हैं वो वहां पर आ रहे हैं, रॉयटर्स की तरफ से लोग भेजे जा रहे हैं, इसीलिए बात हो रही है। देखिए, बात यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे ने जो GPR कराया था, GPR सर्वे हुआ वहां पे, और वहां धातु होने की कोई संभावना जो है व्यक्त की गई, और उसके बाद दोनों बातें हुई। पुरातात्विक महत्व के बारे में तो हमको पता था, और जो भूगर्भीय जो महत्व की बात है वो भी पता लगी कि हाँ भाई इसमें कुछ धातु मिलने की संभावना है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काम वहां शुरू कर दिया है, और 3-4 दिन हो गए हैं, और जो भी एविडेंस आएंगे वो बिल्कुल सामने आएंगे, और सबके लिए प्रकट होगा, सबको सही जानकारी मिलेगी, और ये भी पता लगेगा कि वो पर्टिकुलर अगर होर्ड कोई मिलता है ऐसा कितनी मात्रा में मिलता है ये तो समय बताएगा। ठीक है, किंतु सच्चाई तो सामने आएगी। ठीक है। ओम प्रकाश सिंह साहब, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूं, क्या ये पूरी की पूरी जो वार्ता है ये इनिशिएट की गई एक केंद्रीय मंत्री के स्तर पर? शोभन सरकार के जो प्रतिनिधि हैं ओम जी साहब, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री कार्यालय को और चरणदास महंत साहब को, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और एक केंद्र के एक महत्वपूर्ण विभाग के महत्वपूर्ण मंत्री हैं, उनके द्वारा चूंकि चीजें इनिशिएट की गई, सीधे PMO तक चीजें गई, इसीलिए चीजें इतनी ज्यादा हुई और फेवरेबल हुई। क्या ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या इनमें भी कुछ सच्चाई देख रहे हैं आप? देखिए, कुछ चीजें जो आती है छनकर, उस पर कोई भी जिम्मेदार आदमी होगा तो अपना काम करता है। अब उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जिसको कि आज इस पर बहुत जो आज देश का मुद्दा बनता जा रहा है, ये देश का कोई मुद्दा थोड़ी है। ऐसा तो हमारे यहाँ भी केंद्र श्रीवास्तव साहब DG थे, और हमारे यहाँ खुद खुदाई कराए थे। अब इतना कौतूहल नहीं था, ये जरूर था कि यहाँ पर भी लोग बसे रहे, यहाँ पर राजा चिरो खरवार था, उसकी महल थी, उसकी सब व्यवस्था थी। तो एक तो उत्सुकता होती है, लेकिन जितना उत्सुकता इसको बना दिया गया है आज इतना ही गंभीर नहीं जितना कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको नहीं, ये तो व्यक्तिगत का मामला है ना। आपके लिए सरकार बचाना, सरकार गिराना, सरकार बनाना, मंत्री कौन बने, किसकी कुर्सी हटाना, किसको क्या विभाग मिले, ये इंटरेस्ट होगा। आम जनता का इंटरेस्ट ये है कि साहब ना आम जनता का इंटरेस्ट है कि सोना है कि नहीं है। नरेश अग्रवाल साहब का इंटरेस्ट है कि अगर सोना है तो वो प्रदेश को ही मिले। तो ये तो अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना मंत्री जी। ना देखिए, हम नरेश जी क्या बोले हमको नहीं मालूम है, लेकिन कुछ नियम कानून से देश है, उसमें कह दे कि जो मिल रहा हो गांव वाला कह दे कि हमारा हो जाए। वो कह रहा है, कोई दूसरा कहे 20%, प्रधान मांग रहा है 20%। से तो होगा नहीं। हाँ। जिसको ज्ञान नहीं हो तो कुछ भी मांग सकता है, जिसको ज्ञान होगा कभी सब बातें नहीं करेगा। नहीं तो क्या मेरे अग्रवाल साहब को ज्ञान नहीं है, मतलब आप ये कह रहे हैं? अब
नरेश जी अब क्या बोले हम जानते नहीं हैं, तो वो तो आपका भाषा है ना। नरेश जी जब सही बात बोले नहीं तो अब नरेश जी की बात का हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि नरेश जी के। ठीक है भाई गोविंद पंत राजू, ये क्या हो रहा है? बहुत अच्छे बड़े मुझे लग रहा है कि एक ये तमाशा है और हम सब इसके तमाशाई हैं, क्योंकि जैसा अमिताभ जी ने भी कहा कि अगर वहां कुछ नहीं निकला तो सोवन सरकार उसके लिए दोषी क्यों माने जाए। खुद सोवन सरकार की तरफ से बार बार ये बात कही गई है कि कोई सपना नहीं देखा गया और एक ये विचार था और इस विचार को केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया गया। अगर केंद्रीय मंत्री ने उस पर पत्र लिख दिया और उस पत्र पर प्रारंभिक छानबीन हुई, क्योंकि जीएसआई ने जो कुछ छानबीन की है वो प्रारंभिक छानबीन है, बहुत गंभीर काम जीएसआई की टीम ने नहीं किया है। ठीक है, लेकिन उस प्रारंभिक छानबीन में अगर कोई संकेत मिले और उन संकेतों के आधार पर एएसआई ने खुदाई शुरू कर दी तो इसमें क्या गुनाह है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और ये चीजें होती रहती हैं। ठीक बात। लेकिन क्योंकि इसमें बात 1000 टन सोने की आई, बात 21,000 टन सोने की आ गई, तो लोगों की उत्सुकता बढ़ी और उसके बाद एक बड़ा तमाशा इस तरह से ये हो गया कि हर किसी को ये लगने लगा कि शायद पहला फावड़ा चलेगा और सोने की ईंटें और सोने के सिक्के और सोने के बिस्किट जैसी चीजें बाहर आने लगे। नहीं, तभी ऐसा मोदी ने सस्पेंस बना के रखा, उसने फावड़ा चलाया ही नहीं, उसने थोड़ी थोड़ी लेकिन छेनी चलाई, छेनी, आरी, खुरपी, 3 इंच, 4 इंच, 11 इंच, 47 इंच खुदाई की। उसने कहा चूल्हे में छोड़ो, फावड़ा खुदाई का तो सस्पेंस और बढ़ाएंगे। एएसआई का तो तरीका ही ये होता है, एएसआई की खुदाई अगर कोई देखे तो आदमी का घर ही छुप जाता है। ऐसा है, इतनी बारीक तरीके से खुदाई करते हैं, वो तो जो मिट्टी मिलती है उसको भी छन्नियों से छान कर और फिर उसको कूड़े में फेंकते हैं, तो उसकी प्रक्रिया बहुत सुस्त है। मोदी के बयान को भी हम देखें जी, मोदी ने जो बयान दिया, मोदी ने कहा किसी को सपना आया और कांग्रेस ने इतना बड़ा खुदाई शुरू कर दी, जबकि विदेशों में जो पैसा है उसकी बात नहीं हो रही। मोदी का जो बड़ा लक्ष्य था वो कांग्रेस को टारगेट किया था उन्होंने और एक राजनीतिक भाषण था, लेकिन उस पर भी जो पूरा जो ध्यान है वो शोभन सरकार की तरफ केंद्रित कराया गया और ऐसा जताने की कोशिश की कि मोदी ने शोभन सरकार पर हमला किया। मोदी ने बहुत राजनीतिक चतुराई दिखाई है, उन्होंने खुद अपने व्यक्तिगत प्रतिनिधि को भेजकर शोभन सरकार से बातचीत करके मामले को खत्म करने की कोशिश की। एक राजनीतिक चतुराई का काम है। ठीक है, और साथ ही शोभन सरकार की तरफ से भी जो जवाब आया है कि हमने माफ कर दिया, वो एक संत का काम है जी। तो मुझे लगता है कि इस मामले में एक पक्ष है इसका जो राजनीतिक तमाशा बनाया जा रहा है और एक पक्ष है कि लोगों की उत्सुकता है, लोग चाहते हैं वहां से कुछ निकले। लेकिन अगर वहां से सोना नहीं भी निकला, जैसा दीक्षित जी ने भी कहा, अगर वहां से कोई पुरातात्विक महत्व की चीजें भी निकलती हैं तो भी वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण खोज होगी। कैलाशानंद जी महाराज हमारे साथ हो गए हैं हरिद्वार से। महाराज जी, आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर, हर एंगल से हम इसको खंगाल चुके हैं इस पूरी घटना को। इवन मीडिया के तौर पर एक फिल्म आई थी पीपली लाइव, आमिर खान प्रोडक्शंस की, अब मुझे लग रहा है डोंडिया खेड़ा लाइव, जो हर जगह दिखाया हमने। जलेबी चल रही है, कबूतर बेचे जा रहे हैं, गुब्बारे बेचे जा रहे हैं, वहां साइकिल में वो बुढ़िया के बाल बेचने वाला आ गया, आइसक्रीम के ठेले लग गए, चाट पकौड़े बिक रहे, एक मेला, एक गांव जैसा हो गया। कैलाशानंद जी, अब उसके बाद एक संत के संतत्व को कसौटी पर रखने का कुत्सित प्रयास भी शुरू किया जा रहा है बढ़ चढ़कर। क्या है पूरी घटनाएं, क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, अमिताभ बाबू, शोभन सरकार का जो एक स्वप्न है या स्वप्न एक अनादिकाल की परंपरा रही है और शोभन सरकार अगर किसी भी प्रकार से स्वयं खुदाई वहां करवाते तो वो दोषी माने जाते। लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार को भेजा, उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र भेजा और केंद्र सरकार के पास बहुत सारी सर्वे एजेंसियां हैं, सर्वे एजेंसियों के माध्यम से वहां सर्वे हुआ और उसको सिद्ध किया गया कि किसी प्रकार का यहाँ मेटल है। तो शोभन सरकार का जो भी व्यक्तित्व, शोभन सरकार का जो भी कर्तव्य, शोभन सरकार के प्रति लाखों लोगों की जो एक आस्था है, शोभन सरकार के प्रति जो लाखों लोगों की एक आस्था और श्रद्धा है, क्योंकि अनादिकाल से संतों का जो कार्य रहा है वो भविष्य वक्ता के रूप में रहा है। भगवान राम के आने से पूर्व
कई लाख वर्ष पूर्व वाल्मीकि जी ने भगवान राम के पूरा चरित्र का वर्णन किया और भगवान राम बाद में आते हैं, चरित्र का वर्णन पहले होता है। लेकिन कहीं कहीं यदि वो, मैं तो कहता हूँ सोना वहां निकले, भगवान की सहायता, भगवान की कृपा से सोने की प्राप्ति हो, जिससे भारत में सोने का जो अभाव हो चुका है, सोना महंगा हो चुका है, वो थोड़ा सस्ता हो। और शोभन सरकार के किसी भी प्रकार की शोभन सरकार पे आक्षेप या विक्षेप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि संतों का विचार था, संतों की